हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सार्थक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कोलिजन। और सबसे अच्छी बात ये, इस टॉपिक का आईआईटी और नीट हर एक एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। ऑलमोस्ट हर एक साल एक सवाल इस क्वेश्चन से, इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे कि कोलिजन होता क्या है, विजुअलाइज करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोलिजन कितने टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग केसेस कोलिजन के। और उसके बाद तीसरी बात होगी कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस इतने खास हैं कि इन पे डायरेक्ट सवाल, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल इन स्पेशल केसेस पे पूछे जाते हैं। सो क्लास स्टार्ट करेंगे। ये एक ऑनलाइन क्लास है और क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग स्क्रीन पे। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कोलिजन की। सो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मैंने बता दिया हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसका अच्छा खासा वेटेज है, ये बात भी हो चुकी है हमसे। ओके, सो अब थोड़ी सी क्लास की बात कर ले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोलिजन होता क्या है। कोलिजन को हिंदी में बोला जाता है टक्कर। क्या बोलते हैं? टक्कर। और ये वर्ड सुनते ही, टक्कर वर्ड सुनते ही काफ़ी कुछ विजुअलाइज हो जाता है हमें तुरंत। टक्कर कैसा हो सकता है? दो बॉल के बीच में हो सकता है, दो कार के बीच में हो सकता है, दो इंसान के बीच में हो सकता है। I mean, किसी भी दो टाइप के ऑब्जेक्ट के बीच में टक्कर हो सकती है और इसी चीज़ को बोला जाता है कोलिजन। यहाँ तक तो बहुत आसान है, समझ में आता है। अब थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में जो डायग्राम वगैरह से समझते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। सपोज करो एक कोई बॉल है, कुछ v1 वेलोसिटी से जा रही है, इसका मास ले लो m1। दूसरी तरफ भी एक बॉल है, ये दूसरे साइड से आ रही है, ठीक है। m2 मास ले लिया और इसकी वेलोसिटी ले ली हमने v2। मतलब दोनों आमने सामने से आए, दोनों आमने सामने से आए और फिर ये आपस में टक्कर किए, ठीक है। आपस में क्या किए? कांटेक्ट में आए, टच किए और टच करके वापस गए। तो कुछ देर बाद मुझे दिखेगा कि बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी, ठीक है। जस्ट एक सिंपल केस ले रहा हूँ। कुछ मान लो इसका v4 हो गया और इसका कुछ v3 हो गया, ऐसा कुछ देखने को मिला मुझे। तो ये बात बोलते हैं कि देखो बॉल आई, अप्रोच किया और फिर टक्कर के बाद सेपरेट हो गए, एंड दिस ऑल इज नोन एज कोलिजन। ये पुरानी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, समझ में आती है। अब थोड़ा स्मार्ट जो है, स्मार्ट बंदा वो क्या बोलेगा यहाँ पे? अगर आपको स्मार्ट आंसर देना है तो कोलिजन को हम लोग बोलते हैं, कोलिजन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। किसका? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैं लिखता हूँ पर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या है, कैसे है, मैं ये समझाता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम। देखो हुआ क्या, मोमेंटम हमें पता, मोमेंटम क्या होता है भाई? मास इनटू वेलोसिटी। ये बात हमें समझ में आती है, सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले जैसा ये पहला ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसके पास कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी है। ये दूसरे वाले पार्टिकल के पास भी सेम है। और ये बात कोलिजन से पहले की है। फिर दूसरी बात जो नीचे मैंने लिखी हुई है, ये बात है कोलिजन के बाद की। तो यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि कोलिजन से पहले भी कुछ मोमेंटम है और कोलिजन के बाद भी कुछ मोमेंटम है। अब अगर हमें न्यूटन का सेकंड लॉ थोड़ा भी याद है तो मुझे पता है कि वहाँ बोला जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। सही है। और अगली बात ये भी हमने पढ़ रखी है कि अगर फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो हमारा होता है मोमेंटम कंजर्व। क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व। तो इस बात को अभी बस सुनना है और इसका एप्लीकेशन चैप्टर में आगे आएगा, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम वर्ड से थोड़ा हम लोग रिलेट कर पाए। तो मोमेंटम, यहाँ पे जो हमें कोलिजन में समझना है कि मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब पहले जो सिस्टम का मोमेंटम है और बाद का मोमेंटम ओवरऑल अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कंजर्व होगा, बट मोमेंटम यानी मास और वेलोसिटी ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। ये दो आपस में नहीं, आई मीन मास भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। सॉरी, देयर इज अ इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। ओके, वी आर बैक अगेन। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये स्मार्ट आंसर है कोलिजन के लिए, ठीक है। अब कोलिजन में एक और बात आपको समझनी चाहिए, ध्यान से सुनो। मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या कोलिजन के लिए जरूरी है कि दो पार्टिकल एक दूसरे को टच करें, आई मीन कांटेक्ट में आए, एक दूसरे को टच करेंगे तभी कोलिजन कहलाएगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। टच करें तो ठीक है, टच ना भी करें तो भी वो केस कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल समझो। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने कुछ स्पीड दे के भेजा,
दूसरी तरफ से भी एक पॉजिटिव लिया, इसको भी स्पीड दे के भेजा, दोनों को मैंने एक दूसरे के तरफ भेजा। हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। तो जैसे ये आगे जाएगा वापस मुड़ के आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रिपेल कर रहा है। दूसरा भी ऐसे ही करेगा, आगे जाके वापस आ जाएगा। मतलब एक दूसरे की तरफ अप्रोच किया इन दोनों ने, लेकिन टच नहीं किए। एक दूसरे पे फोर्स भी लगाया, रिपल्सिव फोर्स भी लगाया, लेकिन वापस आ गए बिना टच किए हुए। एंड इवन दिस विल बी कंसिडर एज अ केस ऑफ कोलिजन। तो ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी, कोलिजन होता क्या। अब अगली बात हम लोग समझेंगे कि कोलिजन कितने टाइप का होता है, कोलिजन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो कोलिजन को दो बेसिस पे हम लोग टाइप डिवाइड करते हैं। एक तो कोलिजन का नेचर कैसा था, आई मीन कोलिजन कितना स्ट्रॉन्ग था, वो बताता है अपना इलास्टिक, और दूसरा होता है इनइलास्टिक। ठीक है, पहला मैंने नेचर पे, मतलब सरफेस की नेचर पे ये डिपेंड करेगा, इलास्टिक और इनइलास्टिक दो टाइप का। अगला होगा जो डायरेक्शन की बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक के बारे में। इलास्टिक वर्ड हमने सुन रखा है, बहुत कॉमन सा वर्ड है इलास्टिक हमारे लिए। इलास्टिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। इलास्टिक सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पेन है मेरी, ठीक है, इस पर मैं अगर फोर्स लगाऊं, ठीक है, फोर्स लगा के इसे खींचूं, तो साइज में थोड़ा बहुत चेंज होगा, शेप इसका बदल सकता है। एंड दूसरे केस में अगर मैं फोर्स को हटा दूं, मैं फोर्स लगा के खींचा और फिर फोर्स हटा दिया, तो फोर्स हटाने के बाद अगर ये अपनी शेप और साइज को रिगेन करता है, देन इट विल बी नोन एज इलास्टिक। क्या करता है, शेप साइज को रिगेन करता है, देन इट विल नोन एज इलास्टिक। तो यहाँ पे इलास्टिक वही बात होती है, इलास्टिक में वही बात होती है कि शेप एंड साइज रिगेन हो जाती है, सही बात। दूसरी तरफ इन इलास्टिक में नो रिगेन, मतलब क्या रिगेन नहीं करेगा, शेप और साइज में वापस नहीं आ पाता है। आई मीन देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी तरह आए, अगर पूरी तरह शेप में वापस आ जाता है उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। दूसरी तरफ ऐसा भी केस पॉसिबल है, दो ऑब्जेक्ट टक्कर करें, एक दूसरे में स्टिक कर जाएं, चिपक जाएं, तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा इसको भी डायग्राम से समझ लो क्या होता क्या है। एट सच कोलिजन में होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट ये इधर से आया, दूसरा इधर से आया, ठीक है, ये बिफोर कोलिजन। एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन ये एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में, लेकिन अगले ही मोमेंट क्या होगा कि ये अपनी डायरेक्शन में, दूसरा अपने डायरेक्शन में। कोलिजन के बाद ये बिफोर, ये पहले की बात है, और ये आफ्टर की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट पास आए, एक दूसरे पे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद वापस अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो बीच में जब एक दूसरे पे के कांटेक्ट में थे तो इनका शेप थोड़ा डिफॉर्म होता है। ये मोमेंट जो है यहाँ पे शेप थोड़ा डिफॉर्म होता है, और उसके बाद अगर शेप को रिकवर कर लिया, वापस शेप में आ गए, तो बोलेंगे इलास्टिक, और शेप में वापस नहीं आ पाए तो बोलेंगे इनइलास्टिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसी केस से हम लोग थोड़ी एनर्जी की भी बात कर सकते हैं। एनर्जी की बात करें तो ऑब्जेक्ट है, मास है, ठीक है, m1 m2 मास है, इनका कुछ v1 v2 वेलोसिटी मान लो। तो इनके पास मास है, वेलोसिटी है, तो इनके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी। दोनों जब पास आए, एक दूसरे पे फोर्स लगाया, शेप में चेंज किया, तो जब भी शेप में चेंज होता है तो यहाँ पे एनर्जी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। आई मीन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई थी पोटेंशियल एनर्जी में। फिर वापस दूर जाएंगे, तो दूर जब जाएंगे तो अगर इनका शेप वापस पूरा गेन हो गया, तो इसे बोलेंगे कि काइनेटिक पहले पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, फिर पूरी काइनेटिक में वापस आ गई। आई मीन यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगा। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगा। किस केस में, जब होगा इलास्टिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आई फॉर इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल। ये एक टूल है, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहले की और बाद की बराबर होगी, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कंजर्व नहीं होगी। यहाँ पे एनर्जी लॉस हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। किस फॉर्म में होता है, बहुत तरीके हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट, जैसे कार की टक्कर होती है, तो वहाँ पे एक तो साउंड और हीट, दो टाइप की एनर्जी, दो तरीके से यहाँ पे एनर्जी लॉस हो सकता है। और भी बहुत तरीके हैं एनर्जी लॉस होने के।
जैसे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, जैसे बॉम्ब जो एक्सप्लोड करता है ना, दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ कोलिजन, मतलब हाँ बिल्कुल ये कोलिजन का केस है। तो यहाँ पे पहले बॉम्ब है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये एक बड़ा सा बॉम्ब है, ठीक है, पहले था, अब इसके अंदर कुछ न्यूक्लियर चेंजेस है और फिर ये फूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ तीन पार्ट में फूटा, ठीक है। तो मास जितना टोटल इसका m है, तो m1 m2 m3 तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इसका पहले का जो मोमेंटम है बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें बाहर से आके किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, जो भी फोर्स लगा बॉम्ब के अंदर इंटरनल फोर्स था, इंटरनल न्यूक्लियर फोर्स था, उसकी वजह से आया है। ये मैं रुक गया हूँ, वीडियो रुक गई, ओके कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्लोड होने के बाद सबकी अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी, v1 v2 v3, और सबका अलग अलग मास होगा। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जब तक बाहरी फोर्स नहीं है तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे एनर्जी में जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो यहाँ पे हीट निकलता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, सो दिस इज अ केस वेयर एनर्जी लॉस हो रही है। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, तो ये इसको हम लोग अगर कहना चाहें तो इनइलास्टिक के केस में डाल सकते हैं। बट यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है बट स्टिल मोमेंटम कंजर्व है। तो इन बातों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोलिजन कैसा भी हो, एक बात हमें स्टार बना के लिख लेना है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देन मोमेंटम होगा हमारा कंजर्व, बॉटम पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बात समझ लेनी हमें कि अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, चाहे वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, ठीक है। ये हुई पहली कैटेगरी। थोड़ा अगले पेज पे आते हैं और अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की, दूसरे टाइप की मोमेंटम को जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम को डायरेक्शन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है हेड ऑन और दूसरा होता है ऑब्लिक। हाँ, हेड ऑन मतलब होता है आमने सामने, मतलब बिल्कुल आमने सामने की टक्कर होगी तो हेड ऑन होगा, और किसी दूसरी डायरेक्शन से आके टक्कर अगर हुई तो उसे बोलेंगे ऑब्लिक। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आया, दूसरा भी यहाँ से आया, इनके बीच में टक्कर हुई, आमने सामने की है। दूसरा ऑब्लिक में देखो, एक बॉल यहाँ से आई, दूसरी बॉल यहाँ से आई, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, हाँ ऊपर जाओ, यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉल सामने से आई, दूसरी बॉल यहाँ से आई, और फिर कुछ यहाँ पे आके दोनों मिल रहे हैं मानो, ठीक है, वैसे ये इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे आके मिले और टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद एक इधर मूव करने लगा, एक इधर मूव करने लगा, तो मतलब कहीं से किसी और डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन में जाने लगे, देन दिस विल बी नोन एज अ टाइप ऑफ कोलिजन विच इज ऑब्लिक। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये लाइन है, ये लाइन ऑफ मोशन है, तो टक्कर से पहले भी इसी लाइन पे मूव करेंगे और टक्कर के बाद भी इसी लाइन पे मूव करेंगे, देन दिस विल बी नोन एज हेड ऑन कोलिजन। और ये दूसरी तरफ ऑब्लिक है जिसमें डायरेक्शन चेंज हो सकता है, और अलग डायरेक्शन से आएंगे, अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़े लोग कंफ्यूज होते हैं झूठ मूठ का, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, बॉल रखा हुआ है, दूसरा बॉल यहाँ से आके इसको टक्कर मारा, ठीक है, सोच के तुरंत दिमाग में सोचना है सबको, क्या होगा, ये ऑब्लिक में इसको रखूँ या हेड ऑन में रखूँ, क्या लगता है, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट आएगा इसको टक्कर मारेगा तो इसका जो टाइप ऑफ कोलिजन होगा हेड ऑन में आएगा या ऑब्लिक में आएगा। सो इसका सही आंसर है, अगर यहाँ पे नीचे कुछ ये आ रहा है, ये अगर टक्कर आके मारेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, मतलब इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो चेंज तो नहीं हो रहा है ना, लाइन ऑफ मोशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन वही है, तो ये किस केस में आएगा, हेड ऑन में, सिंपल सी बात। हाँ, यहाँ पे अगर कोई वो इसमें स्पेशल केस लगा ले, यहाँ पे कोई सरफेस लगा दे, यहाँ पे कोई चीज़ कर दे, तो फिर ये टक्कर के बाद किसी और डायरेक्शन में जाएगा, ये भी किसी और डायरेक्शन में जा सकता है, तो इट मे बी अ केस ऑफ ऑब्लिक। बट स्टिल यहाँ पे अगर फ्री सरफेस है, एक बिल्कुल यहाँ पे रेस्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
और एक दूसरा यहाँ पे रेस्ट में। तो ये तो दिख रहा है ना, आमने सामने की टक्कर है, उसी लाइन में मोशन हो रहा है, तो ये हेड ऑन कोलिजन। तो वही बात, टक्कर यहाँ से मारो या यहाँ से मारो, ठीक है, टक्कर यहाँ से मारो तो लाइन ऑफ मोशन तो वही होने वाली ना, यहाँ से ये लाइन ऑफ मोशन और यहाँ से ये लाइन ऑफ मोशन। तो ये बात हुई टाइप की बात कर ली हमने, जो स्पेशल टाइप है। अब इसके बाद हम लोग को स्पेशल केस के बारे में पढ़ना है, और सबसे पहला स्पेशल केस आएगा इलास्टिक। मतलब ये कॉन्सेप्ट है इलास्टिक हेड ऑन, मतलब ये दोनों जो टाइप पढ़े ना, तो इलास्टिक और हेड ऑन के कोलिजन में कुछ काफ़ी अच्छे स्पेशल केस मिलते हैं, और वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इलास्टिक का मतलब पता है, शेप और साइज रिकवर होगी, और हेड ऑन का भी मतलब पता है, आमने सामने की टक्कर। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, m1 मास v1 वेलोसिटी से, दूसरा है m2 मास v2 वेलोसिटी से। देखो यहाँ भी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आमने सामने की टक्कर हो या एक ही डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की तरफ आए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पीछे से भी टक्कर करे, दिस विल ऑल्सो अ केस ऑफ कोलिजन। लेकिन यहाँ पे इस केस में जरूरी केस क्या होगा कि पीछे वाला तेज चलना चाहिए आगे से, आई मीन v1 शुड बी ग्रेटर देन v2, तभी कोलिजन होगा। अगर आगे वाला तेज चलेगा तो कभी कोलिजन होगा ही नहीं। तो ये बात समझ में आ रही, ये पहले की बात है जब कोलिजन नहीं हुआ था। अब फिर इसके बाद मैं आफ्टर कंडीशन बनाता हूँ। आफ्टर कंडीशन में मान लो ये m1 है, कुछ v3 से चलने लगा, v3 से चलने लगा, और ये m2 है, ये कुछ v4 से चलने लगा, ठीक है। ये बात हुई कोलिजन से पहले ऊपर, और नीचे ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम इस सब चीज़ों पे, मतलब न्यूमेरिकल थ्योरी की बात होगी, न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे बात करते हैं। तो देखो इस पूरे चैप्टर में दो टूल तो हमेशा हमें याद रखना है, दो टूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। पहला टूल हर जगह काम आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। पहला क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन। कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा हुआ, कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी कोलिजन में आएंगे वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन हमें यूज़ करना ही करना है। दूसरी बात, अगर इलास्टिक है तो हम लोग को करना है एनर्जी कंजर्व। इलास्टिक के लिए एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे, और अगर इनइलास्टिक है, ठीक है, इनइलास्टिक है तो उसके लिए अगली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो आता है ई को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में टक्कर हुई, ठीक है, तो ये रेशियो बताता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता है रेशियो, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इन दोनों का रेशियो बताता है हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस टूल को हम लोग तब यूज़ करेंगे जब ई की वैल्यू कुछ दे रखी हो, या ये बता रखा हो कि ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है, ठीक है। अगर इलास्टिक है तो डायरेक्टली हम लोग एनर्जी कंजर्व करेंगे। तो इसी केस के लिए ये जो पिछला केस है, यहाँ पे दो टूल्स इसको लिख लो, इरेज कर रहा हूँ मैं, और फिर कैसे यूज़ करते हैं ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी ये चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे, ठीक है। सो कुछ और भी मिट गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लोग टूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला टूल मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मुझे यूज़ करना है मोमेंटम कंजर्वेशन। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, इक्वेशन कैसे लिखते हैं भैया, इनिशियल मोमेंटम मतलब पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर होगा पूरे सिस्टम के लिए। कैसे लिखा जाएगा, इनिशियल क्या होगा मोमेंटम, m1 v1 पहले का प्लस m2 v2 दूसरे का। फाइनल कैसे लिखेंगे, m1 v3 प्लस m2 v4। ये लिख दिया मैंने पूरा मोमेंटम, ठीक है, पहले और बाद का मोमेंटम यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये पहली इक्वेशन हर जगह लगेगी जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने बताया इलास्टिक, ये कौन सा केस है, इलास्टिक का केस है ना, इलास्टिक कोलिजन चल रहा है, तो इलास्टिक में क्या कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पहले को होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर
दूसरे का होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, और फाइनल होगा हाफ m1 v3 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v4 स्क्वायर। अब इस पूरे प्रॉब्लम में एज सच दो अननोन है, ये फाइनल वेलोसिटी v3 और फाइनल वेलोसिटी v4, इसलिए हमने दो इक्वेशन बना ली। हमें पता है कि फिजिक्स में या कहीं भी मैथ्स में भी जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती। बैक, और पिछले स्लाइड में मैंने इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के स्पेशल केस के बारे में बताया, और वहाँ पे दो टूल बताया मैंने आपको, और टूल थे कि पहला हम लोग यूज़ करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा था एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल केस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्पेशल केसेस क्या हैं? 3 स्पेशल केस है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और इसको दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि सवाल इस पर बहुत पूछे जाते हैं। सवाल क्या है कि अगर यहाँ पे कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, v1 से चल रहा है, और दूसरा m मास का ऑब्जेक्ट है और ये v2 से चल रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन मैंने मान लिया कि ये m और ये m, ये कुछ v3 ले लिया और ये कुछ v4 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इफ सेम मास, मतलब दोनों का मास सेम हो, सेम मास के बीच में कोलिजन होगा, तो स्पेशल चीज़ आती है कि वेलोसिटी हो जाता है एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी हो जाएगा एक्सचेंज। मतलब v1 मतलब पहले वाली की जो वेलोसिटी थी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब a मान लो इसका नाम b, तो ये भी हुआ a और ये हुआ b। तो बिफोर कोलिजन a की वेलोसिटी जो होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी b को। आई मीन v1 विल बी इक्वल्स टू v4 एंड v2 विल बी इक्वल्स टू v3। ये होता है स्पेशल केस। कंडीशन क्या भाई? दोनों ऑब्जेक्ट जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है उनका मास क्या होना चाहिए? बराबर। आता कैसे है? वही जो पीछे मैंने बताया ना कि दो टूल्स यूज़ करने हैं, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। उसको यूज़ करते ही ये रिजल्ट हमको मिलता है। ध्यान रखना, सेम मास हो तो कोलिजन हो तो उनका वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाता है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? इलास्टिक कोलिजन। अगली बात, दूसरे केस की बात कर ले हम लोग। हाँ, दूसरा स्पेशल केस की बात करें तो अगर ऐसा कुछ हो कि एक छोटा सा मास एक बहुत बड़े मास से टक्कर करे, ये कुछ ऐसा होगा, मतलब ये कुछ v वेलोसिटी से और ये रेस्ट पे है, दूसरा वाला रेस्ट पे है। इसको समझ सकते हैं कि एक बॉल है और एक दीवार है, एक बॉल दीवार पे जाके टक्कर कर रही है, तो क्या होता है? दीवार नहीं चलेगी, मुझे पता है दीवार नहीं चलेगी, लेकिन पॉसिबल क्या होगा? बॉल क्या होगी? रिबाउंड कर जाती है। बॉल क्या हो जाती है? यहाँ पे क्या मानना है? ये अगर इसको m1 बोल दूँ, m2, सो m2 इज़ वेरी 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 ग्रेटर दैन m1, मतलब बहुत बड़ा है, मास बहुत ज़्यादा है इससे। तो इस केस को यूज़ करेंगे अगर, आई मीन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो m1/m2 को अप्रॉक्सीमेटली जब ज़ीरो रखेंगे, m1 छोटा है तो ज़ीरो रखेंगे, तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा कि अगर कुछ ऐसा कोलिजन होता है, एक छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट से टक्कर करता है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट जो है ये अभी भी रहेगा रेस्ट पे, और ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। m1 v से गया था तो v से वापस आ जाएगा। ये दूसरी बात, बिल्कुल आसान सी बात है समझ में। प्रूफ कहाँ से मिलेगा? वही दो टूल यूज़ करके करना है, और यहाँ की कंडीशन होगी ये, एक छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट से टक्कर करेगा, बड़ा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, छोटा ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। ठीक है, ये रही दूसरी बात। अब कर ले हम लोग तीसरे स्पेशल केस की। अगर ऐसा कोई हो कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, मतलब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक बॉल दीवार पे टक्कर करे, लेकिन ऐसा हो कि एक दीवार एक बॉल पे टक्कर करे, मतलब हो सकता पॉसिबल एक दीवार आके एक बॉल को टक्कर मारे, तो क्या होगा? यहाँ पे मान लो ये v स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और ये अभी रेस्ट पे है। ठीक है, कोलिजन से पहले की बात है। कोलिजन के बाद क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? m1 m2, ये m1 है ये m2 है, तो मुझे पता है कि वंस अगेन m2/m1 अगर मैं करूँगा m2/m1, तो ये क्या आएगा? यहाँ पे कंडीशन है m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2,
तो m2 अपॉन m1 विल ऑल्सो बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। ये यूज़ करेंगे, टूल्स यूज़ करेंगे, अपना मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। तो मुझे पता चलेगा कि ये जो बड़ी वाली वॉल है ये सेम स्पीड से चलेगी, ठीक है, ये क्या चलेगी, सेम स्पीड से। और दूसरा छोटा वाला जो बॉल है इसके साथ क्या होगा, गेस करो। गेस करना नहीं है, सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा। इसकी स्पीड हो जाती है डबल, जो वॉल की स्पीड है उसके डबल, ठीक है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आता है। और ये तीनों केस आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखने हैं, दिमाग में बिठा लेना है। तीनों केस रिवाइज करूँ, पहला क्या था कि अगर सेम मास के हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। दूसरा क्या था कि अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट पे टक्कर मारेगा, मतलब बॉल दीवार पे टक्कर मारेगी तो